हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT फाइन आर्ट्स क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक भारतीय कला एवं संस्कृति से इसके प्रश्नों की श्रृंखला हम यहाँ पर ला रहे हैं। तो आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है प्रागैतिहासिक शैलचित्र। इनसे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, शैल चित्र हमें प्राग इतिहास को जानने का साधन उपलब्ध करवाते हैं। शैल चित्र आरंभिक मानव के विचारों मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। तीसरा है, ये चित्र आरंभिक मानव द्वारा अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए बनाए गए थे। देखिए, आप लोग ये बात तो आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक जो इतिहास है, इसका मतलब ये होता है इसके बारे में हमारे पास कोई लिखित सोर्स नहीं है, ना ही कोई लिखित दस्तावेज है, ना ही यहाँ पर हमें कोई इसकी लिपि या फिर कोई और भी सोर्स कोई देखने को मिला है। यानी कि लिखित स्रोत हमें कोई भी नहीं मिला है। इसके ज़्यादातर जो स्रोत मिले हैं वो हमें इन्हीं चित्रों के जरिए देखने को मिले हैं। तो आपके जो प्री हिस्टोरियन पीरियड वाला जो समय है, लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, किस तरह के उनके जो भी क्रियाकलाप थे, इनसे संबंधित जानकारी इन शैल चित्रों के जरिए ही हमें मिल जाती है। तो शैल चित्र हमें यहाँ पर प्राग इतिहास को जानने का साधन उपलब्ध करवाते हैं। पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका, शैल चित्र आरंभिक मानव के विचारों मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे जब जो आपका प्रारंभिक मानव है या आरंभिक मानव है, जब मनुष्यों की जो खाना पीना कपड़ा या आवास संबंधी जो बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी, तो उन्होंने अपने विचारों को अपने मनोभावों को इन चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके हमें इनके विचारों मनोभावों इन सबको यहाँ पर इन चित्रों के माध्यम से हम देख पाते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। ये चित्र आरंभिक मानव द्वारा अपने रोजमर्रा जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए बनाए गए थे। देखिए, जैसे हम लोग अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं, यानी आपने देखा होगा हम में से बहुत सारे लोग, अब तो डायरी वाला ज़माना नहीं है, लेकिन अब तो मोबाइल वाला ज़माना आ गया है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अपने क्रियाकलापों की पूरी डायरी बनाते हैं। हमें क्या करना है, कौन से महीने में घूमने जाना है, हमें कहाँ शॉपिंग करनी है, कितना बचत करनी है, पूरा डायरी मेंटेन करते हैं। तो उसी प्रकार ये मानते हैं लोग, ये आपके पुरातत्ववेत्ता या आपके जो भी हिस्टोरियन है वो ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जो चित्र बनाते थे वो चित्र भी अपना रोजमर्रा के जीवनों को दर्शाने के लिए इन्होंने चित्र वहाँ पर बनाए थे। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। देखिए, प्रागैतिहासिक शैल चित्र के बारे में बताया गया है कि प्रागैतिहासिक जो शैल चित्र हैं ये गुफाओं की रॉक कट वास्तुकला जो बोलते हैं और चट्टान से बने मंदिर और मूर्तियाँ भारत में शैल चित्र के यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। शैल चित्र को हमने 3 रूपों में विभक्त कर लिया है। 3 रूप इसके कौन कौन से हैं? एक तो शैलोत्कीर्ण है, यानी पेट्रोग्लिफ्स जो चट्टान की सतह पर खुदे हुए हैं उनको हम शैलोत्कीर्ण कहते हैं। चित्रलिपि का मतलब होता है जिन्हें सतह पर चित्रित किया गया हो, यानी कोई सरफेस है उसके ऊपर हमने पेंटिंग बना दी तो उसको हम चित्रलिपि कहेंगे। और वहीं शैलोत्कीर्ण का मतलब क्या होता है, किसी सतह पर हमने उसको खोदा है, किसी चीज़ से आघात करके उसको खोदा है तो उसको शैलोत्कीर्ण कहेंगे। इसके अलावा अल्पना या रंगोली या अर्थ फिगर्स ने हम बोलते हैं, ये खास करके जमीन पर बनाए जाते थे। खास करके जमीन पर रंगोली जैसे बनती है उसी तरह से ये बनाए जाते थे। शैल चित्रों का महत्व क्या है, ये बड़ा जानना आवश्यक है कि शैल चित्र हमारे आज के जीवन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इनका महत्व बताया गया है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। देखिए, शैल चित्र जो है ये आपकी मानव जाति की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं और इन शैल चित्रों को इनके रचनाकारों और वंशजों के लिए काफ़ी अधिक महत्व है। खास करके हमें ये जानने का मौका मिलता है कि हमारे आरंभिक पूर्वज किस तरह रहते थे, किस तरह के उनके रीति रिवाज थे, किस तरह अध्यात्म से जुड़े हुए थे, किस प्रकार की संस्कृतियों का आदान प्रदान करते थे। वो सभी चीज़ें हमें इनके माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा विविध सांस्कृतिक परंपराएं नहीं हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं और आदिवासी समुदाय ऐसा माना जाता है कि वो वास्तव में वो मूल समुदाय हैं, यानी कि जो ये चित्र बनाने वाले व्यक्ति थे उन चित्रों के कह सकते हैं वंशज के रूप में वो लोग आज भी मौजूद हैं। तो ऐसे करके हमें जो वर्तमान में आपके आदिवासी समुदाय हैं उनको जानने में और उनके पूर्वज जो उनके रहे हैं उनको उनके जो रीति रिवाज हैं या उनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको मैच करने में बड़ा आसानी हो जाती है और हम एक अनुमान लगा पाते हैं कि ये जो इनके जो वंशज आज जो मौजूद हैं ये फलाने वाले कह सकते हैं, फलाने वाली जो ग्रुप है या फलाने वाले समूह से बिलोंग करते हैं। इतिहास का स्रोत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था प्राक इतिहास के बारे में कोई भी रिटर्न रूप से दस्तावेज नहीं है, लिखित स्रोत नहीं है। तो हम यहाँ पर उनके ये पेंटिंग्स के माध्यम से, रॉक पेंटिंग्स के माध्यम से उनकी जो विविध गतिविधियाँ थी उनका अध्ययन करके उनके बारे में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पर रख पाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर शैल चित्रों का महत्व है।
आपका सेकंड वाला प्रश्न है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक चित्रकारियों के विकास के क्रम में निम्नलिखित दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। यानी यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, पूर्व पाषाण युग के मनुष्यों द्वारा बनाई गई कला वस्तु के संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। सेकंड, उत्तर पाषाण काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे मध्य पाषाण युग के हैं। डी, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा उनकी गतिविधियों को चित्रित करने के लिए दृश्य चित्र के साथ वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियों के प्रतीक भी बनाए गए थे। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो पूर्व पाषाण काल रहा है इसके बारे में हमें यहाँ पर कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। यानी पूर्व पाषाण काल का समय लगभग आज से 40,000 वर्ष पहले का जो समय है उससे भी पहले का समय रहा है। तो वास्तव में पूर्व पाषाण युग के बारे में के मनुष्यों के बारे में हमारे पास कोई भी यहाँ पर साक्ष्य या जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड, अगर बात करें उत्तर पाषाण काल तक आते आते मनुष्यों के जो कलात्मक क्रियाकलाप हैं इनमें हमें भारी वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, जो उत्तर पुरा पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल जिसे हम बोलते हैं इसकी जो आयु बताई गई है वो लगभग आज से 40,000 वर्ष पूर्व तक बताई गई है। आज से 40,000 वर्ष पूर्व तक की जो टाइम है वो आपका उत्तर पाषाण युग का टाइम है। ठीक है, तो ये पूरा उत्तर पुरा पाषाण युग इसे माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस काल तक आते आते जो मनुष्य है वो अपनी या कह सकते हैं अपने उसके कलात्मक कार्य हैं उनके जरिए, अपने कलात्मक कार्यों के जरिए अपनी मनोभावों की अभिव्यक्ति करने लगा है। तो यहाँ पर बी वाला कथन यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर भारत में ये बताया गया है कि भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं ये यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत में जो अब तक जो जितने भी जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं ये मध्य पाषाण युग के हैं। देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारत में जो भी चित्र मिले हैं वो आपके उत्तर पाषाण काल के हैं, ना कि मध्य पाषाण काल के। यानी कि भारत में जितने भी चित्र अब तक मिले हैं वो आपके उत्तर पुरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, मोस्टली भारत में जो चित्र हैं वो उत्तर पुरा पाषाण काल के हैं, यानी कि काफ़ी पुराने हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है यानी सी वाला ऑप्शन है ये असत्य हो जाएगा। डी वाला है, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा उनकी गतिविधियों को चित्रित करने के लिए दृश्य चित्र के साथ साथ वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियों के प्रतीक भी बनाए गए थे। देखिए यहाँ पर जो भी ये चित्र बनाए गए हैं इनमें ज़्यादातर आप देखेंगे शुरुआती चित्र जो है वो ज्यामितीय चित्र हैं, जैसे एक एकल रेखा में है या फिर कोई वृत्त वगैरह या फिर कोई आयत बना दिया है, वर्ग वगैरह बना दिया है। इस तरह की हमें शुरुआत में ज्यामितीय आकृतियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर असत्य कथन जो है आपका सी वाला कथन असत्य है। यानी कि यहाँ पर सी वाले में लिखा हुआ है कि भारत में जो भी प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो मध्य पाषाण युग के हैं। नहीं, हमारे यहाँ जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो आपके अपर पैलियोथिक जो टाइम है यानी कि जो उत्तर पुरा पाषाण काल है उस समय के हैं, ना कि मध्य पाषाण युग के। तो यहाँ पर आपका ए बी डी सही है, सी वाला कथन आपका असत्य है। तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज किस व्यक्ति ने की थी? कॉकबर्न, आर्किबोल्ड कार्लाइन, एंडरसन, मित्र और घोष। देखिए बात की जाए भारत की तो यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे पहले जो शैल चित्रों की खोज हुई है 1867-68 में हुई है और ये खोजकर्ता जो हैं वो है आर्किबोल्ड कार्लाइन। तो आर्किबोल्ड पुरातत्वविद हैं ये आर्किबोल्ड कार्लाइन। तो इन्होंने स्पेन में हुई आल्तामीरा की खोज से भी 12 साल पहले हमारे भारत में जो शैल चित्र हैं उनकी खोज कर ली थी। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, आर्किबोल्ड कार्लाइन। हालांकि यहाँ पर जो कॉकबर्न हैं, एंडरसन हैं, मित्र और घोष हैं, ये भी पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे हैं जहाँ पर आपके जो कह सकते हैं आपके जो आरंभिक मानव रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में शैल चित्रों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं? यूपी, एमपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें यहाँ पर चयन करना है। देखिए अगर हम देखें तो यूपी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एमपी में भी आपकी जो बिंद पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। यूपी में कैमूर हिल्स जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। पंजाब में नहीं पाए जाते। आंध्रा में भी आपके पाए जाते हैं, यानी आंध्रा में कुछ स्थल हैं वहाँ पर आंध्रा में पाए जाते हैं। वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो आंध्रा वाले स्थल अब तेलंगाना से लग गए हैं, तेलंगाना में आ गए हैं, लेकिन आंध्र भी यहाँ पर भी आपकी किताब में मेंशन है। राजस्थान में कोई स्थल नहीं पाए जाते हैं, बिहार में भी आपके स्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका
तीसरा और पांचवा कथन असत्य है, यानी कि यहाँ पर तीसरा और पांचवा कथन सही नहीं है, यानी इन जगहों पर आपके कोई कह सकते हैं शैल चित्र नहीं मिलते हैं। बाद बाकी जो जितनी जगह हैं इन सब में मिलते हैं। इसके अलावा आपके कर्नाटक में भी आपके शैल चित्र देखने को मिलते हैं और आपके महाराष्ट्र में भी कुछ शैल चित्र देखने को मिलते हैं, यानी आपके महाराष्ट्र में भी शैल चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यानी सही का मतलब यहाँ पे गलत आंसर यहाँ पे पूछा है, तो आंसर होगा चौथे का डी, यानी केवल 3 और 5। पांचवा प्रश्न है अब आपका, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला से संबंधित लखुडियार स्थल कौन से राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। देखिए जो आपका लखुडियार ये स्थल है ये उत्तराखंड में जो कुमाऊं की पहाड़ियां हैं इनके पास ही अवस्थित है। तो ये जो है अल्मोड़ा बारी छेना मार्ग है और अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी पड़ती है जिस नदी का नाम है शोयाल नदी। तो शोयाल नदी के किनारे ये जगह पड़ती है और यहाँ पर हमें जो है कई सारे ऐसे शैलाश्रय मिलते हैं जहाँ पर हमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। तो आपका लखुडियार स्थल जो है ये वो है उत्तराखंड में। तो आंसर होगा यहाँ पर 5वें का ए। छठवां प्रश्न है अब हमारा, उत्तराखंड के लखुडियार में पाए गए शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, मानव चित्र, पशु चित्र और तैलीय चित्र। सेकंड, ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों के हैं। अगला है, पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। इन चित्रों में एक दृश्य में मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। देखिए जो लखुडियार शब्द है इसका मतलब होता है 1 लाख गुफाएं। तो यहाँ पर जो भी चित्र पाए गए हैं उन चित्रों को हमने 3 श्रेणियों में डिवाइड कर लिया है, जिसमें पहली श्रेणी में आपका मानव चित्र, दूसरे में पशु चित्र और तीसरे में तैलीय चित्र नहीं आता है, बल्कि तीसरे में आपका ज्योमेट्रिकल जो आपकी डिज़ाइन होती हैं, यानी कि जिन्हें हम ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। ज्यामितीय आकृतियों वही यानी कि रेखाएं हैं, आपका वर्ग है, वृत्त है, ठीक है, आयत वगैरह है, ये सब ज्यामितीय जो डिज़ाइन है वो सब आ जाती हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। सेकंड कथन है, देखिए यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं, तो बी वाला कथन सही है। इसके अलावा यहाँ पर जो आकृतियाँ दर्शाई गई हैं उनमें पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर है, एक लोमड़ी है और कई रूपों में, यानी यह बताया गया कई रंगों वाली जो छिपकली है, ये चित्रकारी के यहाँ पर मुख्य विषय है। सी वाला कथन भी सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर ये दिखने को मिलती है, यहाँ पर हमें एक ऐसी आकृति के दर्शन होते हैं, एक ऐसी आकृति देखने को मिलती है, एक ऐसा इमेज देखने को मिलती है जहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो मानव है वो नृत्य हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन भी सही है, यानी इन चित्रों में एक दृश्य में मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। तो आंसर यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, आंसर होगा आपका ए, छठे का ए। 7वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पाए गए शैल चित्र प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कौन से रूप को प्रदर्शित करते हैं? यानी जो आपके जम्मू कश्मीर में से भी यहाँ पर आपके 2 शिलापट्ट मिले हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि उन जो वो शिलापट्ट हैं उन शिलापट्टों पर किस प्रकार की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला देखने को मिलती है, ये बताया गया, पूछा गया है। अल्पना या रंगोली, शैलोत्कीर्ण, चित्रलिपि या फिर तैलीय चित्र। देखिए अगर बात करें आपके तो शैलोत्कीर्ण वाले जो चित्र हैं आपके, ये खास करके जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि किसी सेल पर हमने किसी चीज़ से आघात करके जो चित्र बनाए हैं वो हमें शैलोत्कीर्ण चित्र जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शिकार के दृश्य हैं, जानवरों के कुछ समूह दिखाए गए हैं, इसमें नृत्य करती मानव आकृतियाँ हैं। तो ये सब शैलोत्कीर्ण चित्रकला है और ये आपके जम्मू कश्मीर की शैल चित्रकला के मुख्य विषय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7वें का आंसर होगा बी। 8वां प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों पर बनाए गए शैल चित्र कौन से काल से संबंधित हैं? यानी आपकी जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं तो इन पर जो चित्र बनाए गए हैं ये कौन से काल से आते हैं, ये हमें बताना है। यहाँ पर उत्तर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण युगीन, नव पाषाण काल और प्रारंभिक कांस्य युग। देखिए यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो भी ग्रेनाइट की चट्टानें हैं यहाँ पर आपके प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो हैं वो आपके नव पाषाण काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, यानी 8वें का आंसर है आपका सी। 9वां प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों पर मिले शैल चित्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है, इनमें
4 स्थान अर्थात कुपगुल्लू, पिकलीहल, टेक्कलकोटा और जोगीमारा की गुफाएं अधिक प्रसिद्ध हैं। सेकंड, यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़ बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि। टेक्कलकोटा के एक चित्र में बड़े बड़े अंगों वाले कामोदीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए आंध्र और कर्नाटक क्षेत्र में, तो यहाँ पर 3 स्थल, 4 नहीं है बल्कि 3 स्थल जो हैं बहुत फेमस हैं, जिनमें आपका कुपगुल्लू है, पिकलीहल है, टेक्कलकोटा है। जोगीमारा जो है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जोगीमारा जो स्थल है और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये ताम्र पाषाण युग जो हम बोलते हैं उस युग से संबंधित यहाँ पर चित्रकारियाँ देखने को मिलती हैं, ना कि आपके नव पाषाण युग से। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ 3 तरह के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। कुछ तो सफ़ेद रंग के हैं, कुछ आपके लाल रंग के हैं और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर हमने लाल रंग से चित्र बनाए हुए हैं। तो सेकंड वाला कथन सही है। थर्ड है यहाँ पर इन चित्रों के विषय सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़ बकरी, घोड़ा या शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि, ये सब हमें यहाँ पर इनके विषय देखने को मिलते हैं। देखिए, चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये आपका जो बताया गया है कि टेक्कलकोटा जो है आपका, तो टेक्कलकोटा में हमें इस तरह का चित्र मिलता है कि यहाँ पर बड़े बड़े अंगों वाला एक कामोद्दीप्त पुरुषों का समूह है जो स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। ये टेक्कलकोटा में नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो चित्र है ये आपका कुपगुल्लू में है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये चित्र जो है आपका कुपगुल्लू की गुफाओं में है, ना कि टेक्कलकोटा में। वैसे कुपगुल्लू के बारे में मैंने नेट पे सर्च किया है, कुछ जगहों पर ये तेलंगाना में दिखा रहा है। वैसे तो आपकी किताब में आंध्र प्रदेश है, तो हम अभी आंध्र प्रदेश ही मान के चलते हैं, यानी इसकी वर्तमान जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट नहीं पता चल पाई है। वैसे आपकी किताब में कुपगुल्लू ही है, हालांकि नया राज्य 2014 में जो तेलंगाना राज्य बना था, तो हो सकता है ये तेलंगाना के अंदर में चला गया हो। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे चौथा ऑप्शन गलत है, यानी हमें कुपगुल्लू में ऐसी चित्र मिली है जहाँ पर बड़े बड़े अंगों वाला कामोद्दीप्त पुरुष है, ये स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए हमें यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर डी वाला कथन असत्य है, केवल 1 और 4, यानी पहला और चौथा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शैल चित्रों में सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं में और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी भीमबेटका के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। पहला है भीमबेटका, यानी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर VS वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका के कलाकारों का पसंदीदा रंग हरा और काला था। वर्ष 2004 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चौथा है भीमबेटका के चित्र उत्तर पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण युगीन, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के हैं। देखिए, अगर भीमबेटका की बात की जाए तो भीमबेटका आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, तो भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शेल्टर हैं, 800 आपकी शैलकृत शैलाश्रय हैं जहाँ पर आरंभिक मानव रहा करता होगा और इनमें से लगभग 500 शैलाश्रयों में आपके प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के नमूने में देखने को मिलते हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज सबसे पहले वर्ष 1957-58 में डॉक्टर VS वाकड़कर के द्वारा की गई थी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सेकंड है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो भीमबेटका के जो कलाकार हैं तो इनका जो पसंदीदा रंग है, इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि भीमबेटका के जो कलाकार हैं इनका पसंदीदा रंग कौन सा है। यहाँ पर बताया गया है कि भीमबेटका के कलाकारों का जो पसंदीदा रंग है, यानी यहाँ पर इनके बारे में बताया गया कि इनका पसंदीदा रंग हरा और काला था। देखिए, यहाँ पर ये गलत है। भीमबेटका के जो कलाकार हैं इनका पसंदीदा रंग हरा काला नहीं था बल्कि सफ़ेद और लाल था। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ के जो कलाकार हैं उन्हें सफ़ेद और लाल रंग ज़्यादा पसंद था, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2004 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। देखिए, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल जो है सन 2003 में घोषित किया है, ना कि सन 2004 में। ये सन 2003 में आपका यूनेस्को का जो है विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया है। तो तीसरा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। भीमबेटका के चित्र अगर हम देखा जाए तो ये चित्र आपके उत्तर पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण युग, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग संबंधित हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पुराना चित्र लगभग जो है वो लगभग 30,000 साल पुराना है, यानी कि जो कार्बन डेटिंग की गई है उसके आधार पर पता लगाया गया है। सबसे पुराना चित्र लगभग 30,000 वर्ष पुराना होने का अनुमान है। और यहाँ पर हमें बहुत सारे चित्र ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर चित्रों के ऊपर कई सारी परतें भी चढ़ाई गई हैं, यानी कि एक चित्रकारी के ऊपर ही कई बार चित्रकारी की गई है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। यानी भीमबेटका के मोस्टली जो चित्र हैं वो आपके मध्य पाषाण काल के चित्र यहाँ पर ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ पर सभी कालों के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी भीमबेटका अपने आप में एक यूनिक स्थान इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर सभी कालों के चित्र आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो मध्य पाषाण काल के हैं। तो यहाँ चौथा वाला ऑप्शन भी सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर सेकंड वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपका, भीमबेटका में बनाए गए शैल चित्रों की चित्रकारी तकनीक और चित्रों के विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो भीमबेटका में इनकी शैल चित्रकारी की तकनीक थी और चित्रों के जो विषय बनाए गए, यानी कौन कौन से विषय पर चित्र बनाए गए हैं, उनके संदर्भ में बात करनी है। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ये लोग लाल रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर से, हरा रंग की हरी किस्म की हिरमच से और सफ़ेद रंग चूना पत्थर से बनाते थे। सेकंड, पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग कर चित्र आदि बनाए जाते थे। इनमें हाथी, बायसन, हिरण, मोर और सांप जैसे विभिन्न जानवरों एवं सशस्त्र पुरुषों के साथ शिकार के दृश्य और युद्ध के दृश्य भी चित्रित किए गए थे। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे के ऊपर बनाए गए थे। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये लोग जो हैं लाल रंग जो है हिमरच से, हिमरच का मतलब हिरमच जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम गेरू बोलते हैं, इन आसान शब्दों में से हम गेरू कहते हैं। वैसे तो चूना पत्थर होता है, तो गेरू जो लाल रंग का होता है उसे हिरमच कहते हैं। तो ये लाल रंग जो थे वो कैल्सिडोनी नामक पत्थर से नहीं बल्कि हिरमच से प्राप्त करते थे। वहीं यहाँ पर हरा रंग जो होता था वो कैल्सिडोनी नामक हरे रंग का पत्थर होता है, उससे हरा रंग प्राप्त करते थे। और सफ़ेद रंग से जो है वो चूना पत्थर से बनाते थे। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर लाल रंग के लिए कैल्सिडोनी पत्थर लिखा हुआ है, जबकि लाल रंग आपका हिरमच पत्थर से बनता है और हरा रंग आपका हरे रंग का कैल्सिडोनी पत्थर होता है, उससे प्राप्त होता है, और सफ़ेद रंग चूना पत्थर से। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये जो है ये पेड़ की पतली रेशेदार जो टहनियाँ होते हैं इनसे बने ब्रश का प्रयोग करके ये चित्र इन्होंने बनाए थे। तो यहाँ बी वाला कथन सही है। इनमें हाथी, बायसन का मतलब जंगली भैंसा जो होता है, हिरण, मोर, सांप जैसे विभिन्न जानवरों और सशस्त्र पुरुष, यानी कि पुरुष अपने हाथ में हथियार लिए हुए, इनके साथ शिकार के दृश्य भी हैं, युद्ध के दृश्य भी हैं, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हमें सरल ज्यामितीय आकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं, यानी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था आपको पहले ही इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर उत्तर से लेकर पूरा यानी अब तक जो भी यहाँ गतिविधियाँ हुई हैं सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे के ऊपर बनाए गए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चित्र भी हैं जो कि इनके ऊपर एक बार से ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं। तो इसके बारे में कई बार ये भी माना जाता है कि ऐसा करने के पीछे क्या रीजन रहा होगा। या तो ये हो सकता है कि कोई स्थान बहुत पवित्र हो, तो पवित्र स्थान पर बार बार वो पेंटिंग करते हो, जैसे हम लोगों का कोई मंदिर वगैरह होता है या कोई और धार्मिक स्थल होता है तो बार बार उस पेंटिंग एक ही कलर बार बार करते रहते हैं, तो कई परतें चढ़ जाती हैं कलर की। तो हो सकता है इनका कोई स्थान पसंदीदा हो या कह सकते हैं पवित्र स्थान जिसे मानते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई चित्र इनके पूर्वजों ने बनाए हों, तो पूर्वजों की परंपरा को जारी रखने के लिए उन्हीं चित्रों को फिर से ये कह सकते हैं नया रूप दे देते हो। तो इस वजह से भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुछ चित्रों में 20 परतें करीब हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर डी वाला कथन सही है, यानी कि यहाँ पर बी सी डी कथन आपके सही हैं, गलत कथन जो है वो ए वाला है। तो आंसर होगा यहाँ पर 11वें का ए। 12वां प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रकला के विकास के प्रमुख चरण कौन से हैं। यहाँ पर पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी प्रागैतिहासिक जो शैल चित्रकला का विकास हुआ है इसके आरंभिक चरणों को आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर पुरापाषाण युगीन चित्रकला, मध्य पाषाण युगीन चित्रकला और ताम्र पाषाण युगीन चित्रकला और अंतिम में उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर आपकी प्रागैतिहासिक चित्रकला है इसके विकास क्रम को हमने 3 चरणों में विभक्त कर लिया है। इसमें आपके ये तीनों चरण यहाँ पर आ जाते हैं। तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न है अब आपका, उत्तर पुरापाषाण युगीन शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी उत्तर पुरापाषाण युगीन जो शैल चित्र हैं इनके संदर्भ में यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। पहला है, उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र सफ़ेद और गहरी काली रेखाओं से बनाए गए हैं। सेकंड, लाल रंग का उपयोग शिकारियों के चित्रण के लिए और हरे रंग का प्रयोग नर्तकियों के चित्रण के लिए किया जाता था। थर्ड,
अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से संबंध दिखाया गया है। चौथा है, इन चित्रों में मुख्य रूप से विशाल जानवरों की आकृतियां जैसे बाइसन, हाथी, बाघ, गैंडे और छड़ी जैसी मानव आकृतियां शामिल हैं। देखिए, बात की जाए तो आपका जो उत्तर पुरापाषाण काल है, यानी कि जिसे इसकी लगभग एज बताई गई है, आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व तक है ये। इसका समय जो बताया गया है लगभग 40,000 वर्ष पूर्व के काल को उत्तर पुरापाषाण युग माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, और इस युग में आदिम मानव ने सबसे अधिक सांस्कृतिक प्रगति भी की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उत्तर पुरापाषाण काल के जो लोग हैं, ये जो अपना पेंटिंग करते थे, ये सफ़ेद और गहरी काली रेखाओं से नहीं बनाते थे, बल्कि यहाँ पर हरी और गहरी लाल रंग की रेखाओं से अपने चित्रों को बनाते थे। तो यहाँ पर आपका यानी ये हरी और जो गहरी लाल रेखाओं से अपने चित्रों को तैयार करते थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन असत्य हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो चित्र मिले हैं उनमें लाल रंग का उपयोग खास करके शिकारियों के चित्रण के लिए किया गया है, यानी जो हंटर हैं उनके लिए लाल रंग का चित्रण किया गया है। हरे रंग का प्रयोग यहाँ पर जो डांसर्स हैं यानी नर्तकी हैं उनके लिए हरे रंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे पड़े हैं। देखिए, उस समय के चित्र जो है बहुत ज़्यादा आपके इनके कह सकते हैं जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं उनसे ज़्यादा भरे हुए नहीं हैं। ज़्यादातर चित्र यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों से भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, ऐसे चित्रों का शिकारियों से संबंध दिखाया गया है। देखिए, उत्तर पुरापाषाण युग जो रहा है उसमें जो चित्र बनाए गए हैं उनमें शिकारियों के साथ उनका कोई संबंध नहीं दिखाया गया। शिकारियों का मतलब क्या होता है कि जानवरों को मारते हुए कोई हमने चित्र अंकित किया, उकेरा है, यानी 4 व्यक्ति मिलकर जानवर का शिकार कर रहे हैं, वो चित्र हमने यहाँ पे बना दिया। इस तरह के चित्र यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं। तो यहाँ पर थर्ड कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि ऐसे चित्रों का शिकारियों से संबंध दिखाया गया है, नहीं, यानी यहाँ पर ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पर इन चित्रों के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? यहाँ पे विशाल जानवर हैं जैसे बाइसन, जंगली भैंसा जिसे हम कहते हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, छड़ी जैसी मानव आकृतियाँ, ये इनके विषय हैं। कौन कौन से कथन यहाँ सत्य हैं? तो यहाँ पर आपका दूसरा और चौथा कथन सत्य है। तो आंसर है बी, 13वें का बी। 14वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, ये आपका मध्यपाषाण युग से संबंधित प्रश्न है आपका, यानी मध्यपाषाण युगीन शैल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। इस अवधि के दौरान विभिन्न विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है। इस युग में शिकार के दृश्य प्रमुख हैं। कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए लोगों को दिखाया गया है। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीत से प्रस्तुत किया गया है। बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया है। थोड़ा सा मध्यपाषाण युग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इस युग में हमें विशिष्ट संस्कृतियों का वर्णन किया गया है, और ये जो है पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच की एक अवधि है। मध्यपाषाण युग आपका पुरापाषाण काल है, नवपाषाण काल है, इसके बीच का समय है। यानी कि मध्यपाषाण युग की शुरुआत और समाप्ति की तारीख भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होती है, और ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। ये लगभग इतना जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर ये 8,000 ईसा पूर्व का जो समय है, इसके बीच की ये तारीख यहाँ पर मानी गई है। ध्यान देने वाली बात ये है। देखिए, मैं ये कुछ आंकड़े जो है आपकी स्टैंडर्ड बुक जो है उनसे आंकड़े ये निकाल कर लाया हूँ। तो हो सकता है आप कहीं कोई और बुक देख रहे हो, उनसे आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट डेट निकालना मुश्किल है। एक्यूरेट का मतलब वही होता है कि कोई पर्टिकुलर सन या डेट ये ऐसे नहीं निकाली जाती, यहाँ पर एक अनुमान दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस अवधि के दौरान, हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों के जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, यानी कि जिन जिन विषयों पर लोग अपने चित्र तैयार करते थे वो विषय बढ़ गए हैं। उनकी संख्या कई गुना यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि अब विषय बढ़ गए हैं। तो हम यानी मान लीजिए एक कोई हमें दीवार है, अब एक दीवार पर बहुत सारी चीज़ों को अंकित करना है, तो हम क्या करेंगे, चित्रों का आकार छोटा कर देंगे, तो बहुत सारे चित्र यहाँ पर अंकित कर पाएंगे। तो चित्रों का आकार छोटा हो गया है। खास करके हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सामूहिक चित्र जो हैं, यानी कि यहाँ पर जो लोग सामूहिक नृत्य वगैरह करते हैं, उन सामूहिक नृत्यों के चित्र वगैरह यहाँ पर इनका आम विषय रहा है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, इस युग में शिकार के दृश्य प्रमुख हैं। कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर हमें जो शिकार यानी हंटिंग वाले चित्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खास करके लोगों को यहाँ पर समूहों में शिकार करते हुए दिखाया गया है। कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए लोग दिखाए गए हैं। कुछ चित्रों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि आदिमानवों को जाल
जो फंदे हैं, फंदे लगाकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ते हुए भी दिखाने को चित्रित किया गया है यहाँ पर, ये भी हमें देखने को मिलता है। अगला है यहाँ पर जानवरों को यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया। प्राकृतिक का मतलब क्या है, जैसा उनका शरीर होता है, यानी बिल्कुल नंगा शरीर होता है, न्यूड शरीर होता है, उसी रूप में चित्रित किया गया है। मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे जानवर होते हैं, जैसे दिखते हैं बिल्कुल नॉर्मल, उसी तरह से मनुष्यों को साज सज्जा का मतलब क्या, कपड़े वगैरह पहना के, कोई जैसे आभूषण वगैरह पहनते हैं, तो उन्हें उस हिसाब से यहाँ पर सुरुचिपूर्ण रीत से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो स्त्रियां हैं, यानी कि यहाँ पर मध्य पाषाण युग में जो लेडीज हैं, कुछ लेडीज को यहाँ पर निर्वस्त्र रूप में, यानी बिना कपड़ों के चित्रित किया गया है, और कुछ इस लेडीज को यहाँ पर जो है सवस्त्र, यानी दोनों ही रूपों में यहाँ पर लेडीज को दिखाया गया है। निर्वस्त्र रूप में भी दिखाया गया है और सवस्त्र रूप में भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन सही है। इसके अलावा यहाँ पर बूढ़े और जवान सभी को समान रूप से स्थान भी दिया गया है। बच्चों को भी यहाँ पर दौड़ते, कूदते, उछलते, भागते दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हंटिंग के चित्र ज़्यादा हैं, नहीं, यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि लोग अब पशुओं को अपना, कह सकते हैं, पशुओं को पालने लगे थे, अपना पालतू बनाने लगे थे, तो उस तरह के चित्र भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, उस तरह के चित्र भी यहाँ पर कह सकते हैं बनाए गए हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन भी सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। देखिए इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, क्योंकि चारों के चारों कथन सत्य हैं, तो आंसर होगा 14वें का डी। देखिए भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं वो आपके कुछ इसी प्रकार के शैल चित्र हैं। वहाँ पर मध्य पाषाण युग के चित्र सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। मध्य पाषाण युग के जो शैल चित्र हैं इनमें आप देखेंगे कि अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप भी पाते हैं, और उंगलियों के सिरों से बने निशान भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ पर युवा, बूढ़े, बच्चे, महिलाओं को समान रूप से इनमें स्थान दिया गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। ये हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो भीमबेटका के शैल चित्र के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोस्टली भीमबेटका के शैल चित्र आपके मध्य पाषाण युग से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका, ताम्र पाषाण युगीन शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। ताम्र पाषाण युग में हरे और नीले रंग का उपयोग करते हुए चित्रों की संख्या यहाँ पर इसमें वृद्धि देखी गई। इस अवधि के चित्रों का समूह महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ में है। थर्ड, अधिकांश चित्र प्रेम के दृश्यों को चित्रित करने पर केंद्रित हैं। इस अवधि के चित्रों में भी वीणा की तरह अन्य वाद्य यंत्रों का चित्रण किया गया है। देखिए अगर बात करें आपके ताम्र पाषाण युग की, तो ये जो है नव पाषाण और जो प्रारंभिक कांस्य युग है इसके बीच की अवधि है ताम्र पाषाण युग, और इनके दौरान मानव समाज ने क्या है, धातु के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे समाज जो है समाज पुनर्गठित होने लगा है। तो इस युग को यहाँ पर हमने ताम्र पाषाण युग की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ताम्र पाषाण युग में बताया गया है कि ये लोग हरे और नीले रंग का उपयोग करते हुए चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। नहीं, हरे और पीले रंग का, येलो कलर जो होता है उसका उपयोग करते हुए चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, यानी हरा और नीला नहीं है बल्कि हरा और पीला है। इस अवधि के चित्रों का समूह हमें महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ में देखने को मिलता है। तो सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ की गुफाओं के चित्रों में हमें चितकबरे हिरणों की खालों का सूखता हुआ दिखाया गया है। यानी चितकबरे जो हिरण होते हैं उनकी खालों को सूखते हुए दिखाया गया है। इस तरह के यहाँ पर हमें नरसिंहगढ़ की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हजारों वर्ष पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की कुछ जगहों पर भी हमें आपके जो ताम्र पाषाण युग के यहाँ पर शैल चित्र देखने को मिलते हैं। यानी हजारों वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर भी हमें ये इस तरह के चित्र और रेखाएं दिखाई देती हैं, जो कि ताम्र पाषाण जो शैल चित्रकला की निशानी है। तो यहाँ थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर बताया गया है कि अधिकांश चित्र प्रेम के दृश्यों को चित्रित करने पर केंद्रित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस युग तक आते आते मनुष्य जो है धातु से परिचित हो गया था। यानी जब धातु से परिचित हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसके हथियार उन्नत हो गए होंगे। हथियार उन्नत हो जाएंगे तो वो शिकार वगैरह बड़े आसानी से कर पाएगा। तो यहाँ पर इस युग के जो अधिकांश चित्र हैं उनमें हमें प्रेम, यानी प्रेम के दृश्य नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि जो युद्ध है, युद्ध के दृश्य हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन असत्य हो जाएगा। देखिए मैं सही टिक लगा दिया था, सही नहीं है बल्कि ये गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी अधिकांश चित्र जो है ये आपके युद्ध के दृश्यों को चित्रित करने पर केंद्रित हैं, न कि प्रेम के दृश्यों पर। चौथा है, इस अवधि के चित्रों में भी वीणा की तरह अन्य वाद्य यंत्रों का चित्रण किया गया है। ये सही बात है कि यहाँ पर हमें जो है वीणा की तरह अन्य जो वाद्य यंत्र हैं ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर
आपका सेकंड और दूसरा और चौथा कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 4। तो छत्तीसगढ़ की जो चित्रकारी है आपके, तो वो सब चित्रकारी आपकी ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। यानी हमने अभी जो आपका जोगी मारा गुफा की बात बताई थी, तो जोगी मारा गुफा के चित्र जो हैं अजंता और बाकी गुफाओं के शैल चित्रों से भी पुराने हैं, और इनका संबंध जो है जोगी मारा की जो गुफाओं का जिक्र अभी जो मैंने किया था छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये आपकी बुद्ध से पूर्व की गुफाओं से हैं। ठीक है, यानी इसे लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इनकी जोगी मारा की गुफाएं बनाई गई थी। तो ये सब ताम्र पाषाण कालीन शैल चित्रों की निशानी है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 15 में का बी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर फाइन आर्ट्स क्यों स्टार्ट की, फाइन आर्ट्स के क्वेश्चन में क्यों लेकर आया, कई सारे अभ्यर्थियों के मुझे कमेंट मिल रहे थे काफ़ी लंबे समय से कि सर फाइन आर्ट्स, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी आता है, तो प्रीलिम्स का सेक्शन पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। प्रीलिम्स में किसी ने भी एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स को कवर नहीं करवाया है, इसके एमसीक्यू को कवर नहीं करवाया है, तो आप लोग कवर करवा दीजिए। तो मुझे भी लगा कवर करवाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा नहीं है, 8-9 चैप्टर हैं यहाँ पर, लगभग 10-12 दिन में समाप्त भी हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लेकर आया। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें जो हमारे नोट्स बनाने के दौरान छूट गई थी, कुछ चीज़ें जो हम नोट्स मेकिंग जब कर रहे थे वहाँ पर छूट गई थी, ये किताब में नहीं थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपके इन क्वेश्चनों में कवर कर ली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, अपने जो कमेंट या अपने डाउट क्वेरीज जो हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें आकर बताते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।